गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे थे इतिहास का पार्ट एक फ्रांसीसी क्रांति। उसमें हमने क्रांति की शुरुआत देखी, कैसे फ्रांस की जनता ने क्रांति की। उसके बाद अगले टॉपिक में हमने देखा कि फ्रांस की जनता ने नेशनल असेंबली गठित की और नेशनल असेंबली ने जो फ्रांस का संविधान बनाया और फ्रांस जो है एक संवैधानिक राजतंत्र हो गया। राजा की जो है निरंकुश शक्तियों पर संविधान से जो है कुछ अंकुश लगे। शासक जो था लुई 16वां, उसने भी जनता के दबाव में जो है संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए और अब जो है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। उसमें हमने देखा कि संवैधानिक राजतंत्र जो बना उसमें वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो थी उसमें शासन अमीरों के हाथ में आ गया। और जो फ्रांस का संविधान का निर्माण हुआ उसमें जो है पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था, उसमें महिलाओं को भी मताधिकार नहीं दिया गया और मताधिकार सिर्फ शिक्षित और अमीर वर्ग को ही दिया गया था उसमें। तो इस प्रकार फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बनने पर फ्रांस का जो शासन था वो अमीर लोगों के हाथों में आ गया और अमीर लोगों में भी जो है जैकोबिन क्लब उसमें सफल रहा और शासन जैकोबिन क्लब के सदस्य करने लगे। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। तो वहां पर भी जनता संतुष्ट नहीं थी। एक इतिहासकार ने, पत्रकार ने कहा ही था महारा ने कि जिस तरह से कुलीन राजतंत्र को जनता ने उखाड़ फेंका, एक दिन इसको भी, जो अमीरों के हाथ में शासन आ गया फ्रांस का, इसको भी जनता इसका भी उन्मूलन कर देगी। ठीक है, तो अब हम आज के टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। राजतंत्र को बिल्कुल उखाड़ फेंका और गणतंत्र की स्थापना कर दी। गणतंत्र क्या होता है? जहां पर शासक वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जैसे पहले शासक बनते थे लुई 14, 15, 16, तो वो तो वंशानुगत थे। तो उस राजतंत्र का उन्मूलन हो गया। उन्मूलन यानी उसको उखाड़ फेंका और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो ये कैसे हुआ, ये आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। देखो, किताब खोल लो सभी विद्यार्थी। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं राष्ट्रीय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस पे अंडरलाइन कर लो, ये मैंने शायद पहले भी बता दिया था आपको। संविधान को तो मान लिया लुई 16वां ने, लेकिन अब वो प्रसा, ऑस्ट्रिया, अन्य जो देश थे जहाँ राजतंत्र था, वो चिंतित हो गए कि जिस प्रकार से फ्रांस की जनता ने क्रांति की, वैसे ही हमारी देश की जनता भी क्रांति कर सकती है। राजतंत्र सब जगह एक जैसा ही था, राजा उसी तरह से जनता का शोषण करते थे। तो जो लुई 16वां था वो प्रसा और ऑस्ट्रिया के शासकों से मिलकर जो है गुटबाजी करता था। इस बात का पता जब नेशनल असेंबली को लगा तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। आगे देखो, प्रांतों से हजारों स्वयंसेनी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में ले लिया। जो स्वयंसेवी थे, जो जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और जो इस राजतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते थे, उन्होंने जो यूरोपीय राजा जो थे यूरोप महाद्वीप के देशों में जो राजतंत्र था उसके विरुद्ध जो है जनता की जंग के रूप में ले लिया कि जनता, सारी जनता जो है राजाओं से युद्ध करेगी। देखो आगे, उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजर द लाइल, अंडरलाइन कर लो इस पे, रॉजर द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। ये गीत पहली बार मार्सिलेस के सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। तो प्रश्न 1 नंबर का बनेगा यहाँ पे, फ्रांस के का राष्ट्रीय गान कौन सा है? मार्सिले। और ये मार्सिलेस देश है जो फ्रांस में आए थे इसकी स्वयंसेवक उनकी सहायता करने के लिए। तो उनके जो है ये रॉजर द लाइल द्वारा रचित है ये मार्सिले।
मार्सिलेस के जो स्वयंसेवी थे पेरिस की ओर आ रहे थे। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। पेरिस की ओर आ रहे थे जनता जो विद्रोह कर रही थी ना यूरोप के राजाओं के विरुद्ध, उनका साथ देने के लिए। तो वो ये जो है देशभक्ति की भावना उनमें गूंज गई थी। और वो ये मार्सले जो राजेर दी लाइल द्वारा लिखा हुआ राष्ट्रीय गीत था उसको गाते हुए आए वो लोग। कौन? ये स्वयंसेवी। तो ये जो है मार्सले बाद में फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया। तो प्रश्न, फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? मार्सिले। किसने लिखा? राजेर दी लाइल ने। आगे देखो, क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में, देखो इस पे भी अंडरलाइन करो, क्रांति दोबारा क्यों हुई संवैधानिक राजतंत्र होने के बाद भी? क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे, जिसमें जैकोबिन क्लब सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कावेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। किसका नाम? जैकोबिन क्लब का नाम। ये जो है कॉवेंट क्या होती है अभी आगे देखेंगे हम। अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था कौन? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी। इस अवधि में, कौन सी अवधि में? जब जनता और राजाओं के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया था। पुरुष तो युद्ध लड़ने के लिए चले गए थे, और जो है राजतंत्र से और सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई थी? महिलाओं पर आ गई थी। और जो फ्रांस का नया संविधान बना था उसमें महिलाओं को कोई अधिकार भी नहीं दिए गए थे। तो अब महिलाओं ने भी अपने संगठन बना लिए अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए। और इधर जो है अमीरों का क्या बन गया है? जैकोबिन क्लब जो है एक राजनीतिक क्लब बन गया, सरकारी नीतियों का अड्डा बन गया है, जहाँ पर लोग बैठकर जो है फ्रांस के लिए नीतियां बनाते थे। तो देखो इस अवधि में महिला, इस अवधि का मतलब समझ गया आप? जब जनता जो है यूरोपीय राजाओं और उनसे राजतंत्र से युद्ध कर रही थी, सक्रिय थी, और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। किसने? महिलाओं ने। इस अध्याय के खंड 4 में आप इनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। इस अध्याय के खंड 4 में हम और समझेंगे कि किस तरह क्या हुआ फ्रांस में, कैसे फ्रांस जो है राजतंत्र से गणतंत्र कैसे बना। यहाँ तक हमने पहले भी देख लिया था। अब आगे देखो, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले। ये जैकोबिन क्लब में कौन कौन सदस्य होते थे? सदस्य मुख्यतः समाज के समृद्ध हिस्से से आते थे। समृद्ध, गरीब किसानों और मजदूरों से नहीं आते थे। वो जो व्यापारी वर्ग ये जो थे ना, इनमें से आते थे। तो इस पे अंडरलाइन करो, समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इस पे अंडरलाइन कर लो, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, इनका खुद का रोजगार था इनका। ये जो है बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरों की तरह, उनकी तरह गरीब नहीं थे। ये जमींदारों, दिहाड़ी मजदूर और जमींदारों के यहाँ पर खेती करने वाले छोटे किसान, ये सबसे गरीब वर्ग था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गादी कामदारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना कहते थे उसको, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का तरीका भी था। यानी जो ये जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो क्या पहनते थे? धारीदार लंबी पतलून पहनते थे, वो पूरी लंबी। और जो कुलीन वर्ग था पहले शासन में, वो क्या पहनता था? घुटने तक की ब्रीचेस पहनता था, उसको ब्रीचेस कहते थे, जो घुटने तक की लंबी होती थी। तो इन्होंने उसका विरोध किया, और अब ये शासन में थे ना जैकोबिन क्लब के, ये जो है लंबी पतलून पहनने लगे। यानी उन्होंने कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान करने का तरीका था ये जो है लंबी पतलून पहनकर। कावेंट आया था ना ऊपर, जिसको जैकोबिन क्लब बनाया, वो है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की एक इमारत थी, वहीं पर जैकोबिन क्लब बना था। देखो ये सोकुलात, वो जो लंबी पतलून पहनने वाले थे उनको कहा गया था सोकुलात। ये देखो धारीदार लंबी पतलून पहने है ना।
देखो आगे, इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना जाता था। किस लिए? कि उन्होंने जो है वो घुटने तक पहनने वाली ब्रीचेस, जो कुलीनों का वस्त्र था, उसका विरोध किया और लंबी पतलून पहनने लगे। तो उनको क्या कहा गया? सौ कुलात, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सौ कुलात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी आपका प्रश्न बन जाएगा। जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया। प्रश्न यही बनेगा कि जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि उन्होंने जो है कुलीनों के ब्रीचेस यानी घुटने तक पहनने वाली पतलून का विरोध करके लंबी धारीदार पूरी पतलून पहनना शुरू किया, जिसका सौ कुलात का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ घुटने, बिना घुटने वाली, यानी वो घुटनों तक लंबी थी कुलीन वर्ग की, इनकी पूरी लंबी थी। तो सौ कुलात का अर्थ ये होता है बिना घुटनों वाली। तो आप ये भी याद रखोगे। कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते, जो स्वतंत्रता की प्रतीक थी। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। जो सौ कुलात के जो वो थे ना, जैकोबिन क्लब के लंबी पतलून पहनते थे, वो लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, और लाल रंग की टोपी उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे सौ कुलात का बन जाएगा, और एक जो ये लाल रंग की टोपी किसका प्रतीक थी, इसका प्रश्न बनेगा। छोटे प्रश्न में वीडियो के साथ बताती जा रही हूँ, आप साथ के साथ कर लेना। ठीक है। प्रश्न है सौ कुलात का शाब्दिक अर्थ क्या है, और दूसरा प्रश्न बनेगा कि सौ कुलात जो है किस नाम से जाने जाते हैं, ये इस तरह से। और लाल रंग की टोपी किसका प्रतीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न। या सौ कुलात का ये बना लो, जैकोबिन क्लब के सदस्य किस नाम से जाने जाते थे, सौ कुलात के नाम से, ऐसा बना लो। ठीक है। जैकोबिन क्लब के सदस्य किस नाम से जाने जाते थे, सौ कुलात के नाम से। और दूसरा प्रश्न बना लेना, सौ कुलात का क्या शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बिना घुटने वाली। ठीक है। और कुलात पुरुष जो सौ कुलात पुरुष जो लाल रंग की टोपी पहनते थे, वो किसका प्रतीक है, थी, किसका थी, स्वतंत्रता का प्रतीक। थी का प्रयोग करना है की बजाय, क्योंकि इतिहास नहीं है प्रश्नों में। आगे देखो, सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। देखो अब क्या हुआ, जो है महिलाएं भी उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार थी। पहले तो ये सौ कुलात पुरुष हो गए, स्वतंत्रता के प्रतीक उनकी लाल रंग की टोपी हो गई, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी अभी तक। अब क्या होता है कि 1792 की गर्मियों ने राजा ने क्या किया, खाद्य पदार्थों को महंगा कर दिया। खाद्य पदार्थों को महंगा कर देने से उसका अभाव हो गया जनता के पास, तो उससे नाराज पेरिस वासियों ने जो है उसका विरोध किया, हिंसक विद्रोह की योजना बनाई, और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर जो है क्या बोल दिया, धावा बोल दिया। ट्यूलेरिया वहाँ रहा हुआ लुई 16वां के शासनकाल में, जो मंत्री वगैरह होते हैं ना खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने वाले, तो उस पर उन्होंने दावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, इन्होंने ऐसा किया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। देखो कैसे राजतंत्र का अंत हो रहा है, प्रस्ताव पारित कर दिया, फिर नए चुनाव कराए गए। नए चुनाव में जो है, पहले जो चुनाव हुए थे असेंबली के, उसमें क्या था, सिर्फ अमीर वर्ग ही, तीसरे वर्ग का जो अमीर वर्ग था वही मतदान कर सकता था। तो अब जो है 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, सभी को मतदान का अधिकार दे दिया गया नेशनल असेंबली के नए चुनावों में। जो नेशनल असेंबली बनी थी ना, वो 20 जून 1700 निवासी को टेनिस कोर्ट की शपथ ली, और वहीं असेंबली का गठन हुआ। उस असेंबली ने फ्रांस के लिए नया संविधान बनाया था।
ठीक है, उसने जो, और असेंबली ने जो है शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। और विरोध किसने किया? जैकोबिनों ने। के अभाव से नाराज फिर इस वर्ष। ठीक है, आगे देखो, ये हम देख रहे हैं कि कैसे राजतंत्र का अंत होएगा। निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो ये निर्वाचित की ना, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों ने मतदान कर नव निर्वाचित नई असेंबली बनाई, उसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन। कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। इस पे भी अंडरलाइन करो, प्रश्न बनेगा। फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ? 21 सितंबर 1792 में। आ रहा ना आपकी समझ में? अब क्या, जैसे उन्होंने विरोध किया था ना खाद्य पदार्थों की महंगाई हो गई उसका, और फिर जो है असेंबली ने राजा को जेल में डालने का आदेश दे दिया। फिर नवनिर्वाचित नई असेंबली के लिए मतदान हुए, उसमें जो 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दे दिया। महिलाओं को अभी तक भी नहीं दिया है मतदान का अधिकार। देख लेना, मतदान का भी आपको पता होगा कि पहले जब नेशनल असेंबली बनी थी उस समय सिर्फ तीसरे वर्ग के अमीर वर्ग को ही मतदान का अधिकार दिया था, लेकिन अब नवनिर्वाचित असेंबली में 21 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो, उनको जो है राजनीति में भाग लेने का मौका दिया गया और मतदान का अधिकार देकर एक नई असेंबली निर्वाचित की गई, जिसको किस नाम से जाना जाता है? कन्वेंशन। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे आप, कन्वेंशन। और 21 सितंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। इसने, किसने? कन्वेंशन ने, जो नए नवनिर्वाचित असेंबली बनी ना, उसने। और पहले जो असेंबली थी उसने राजा को जेल में डालने का आदेश पारित कर दिया। देखो आगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आइए क्वेश्चन बना लेना आप कि फ्रांस जो है फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ? कब हुआ? 21 सितंबर 1792 में अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। पूरा फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ? 21 सितंबर 1792 को। और फ्रांस गणतंत्र कैसे बन गया? कि राजतंत्र का अंत हुआ, नवनिर्वाचित असेंबली हुई और फिर निर्वाचित लोगों ने ही अपना शासक चुना। इस प्रकार गणतंत्र बन गया। गणतंत्र क्या होता है? जहाँ शासक को जनता चुनती है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जैसे भी। जैसे हमारा देश भी अभी गणतंत्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है, देखो आई गया, अंडरलाइन कर लो इसको, गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। यहाँ तक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गणतंत्र किसे कहते हैं या गणतंत्र सरकार का कैसा रूप है? ठीक है, यही लिख लेना आप प्रश्न, गणतंत्र सरकार का कैसा रूप है, उत्तर यहीं से हो जाएगा। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुखों का चुनाव जनता करती है, वंशानुगत राजशाही नहीं होती है। तो उन्होंने 21 सितंबर 1792 को तो राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। जैसे आप अपने भारत को ही मान लो, देख लो, अपने भारत पर पहले पहले जो है अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन के बाद हमने जो है आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन किया, बड़ा संघर्ष किया और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, लेकिन हमारा देश गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन हमारे राष्ट्रपति जो थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं, उन्होंने जो है शपथ ली थी। जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से उनको राष्ट्रपति के पद पर चुना था। तो हमारा देश क्या बन गया? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया। ठीक है, इस प्रकार जो है 21 सितंबर 1792 को जो है फ्रांस में भी राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया इसने, किसने? कन्वेंशन, जो नवनिर्वाचित असेंबली थी ना, उसने। और फ्रांस में अब राजशाही का अंत हो गया और शासक जनता द्वारा चुना जाने लगा। अब देखो, लुई 16वां राज को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंतोएनेट
का भी वही हर्ष हुआ। रानी, ये तो इसमें देखो, उसमें क्या है, ये लुई 16वां भाग जाता है। जैसे ही इस तरह से नई असेंबली बनकर गणतंत्र घोषित कर देती है कन्वेंशन फ्रांस को, और राजशाही का अंत हो जाता है, तो लुई 16वां अपने परिवार के सहित ही भाग जाता है रातों ही। तब इसको जो है एक सिपाही पहचान लेता है और इसको पकड़ लेता है, पकड़ के वापस जो है कन्वेंशन के हवाले कर देता है, और फिर जो है न्यायालय इसको देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना देता है, इसको और इसके पूरे परिवार को। इस तरह से फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। अब अगला टॉपिक अपना आतंक का राज रहेगा। अब जैसे कि अब क्या हुआ, उसके बाद 1793 में इसको फांसी दे दी, 92 में फ्रांस जो है गणतंत्र बन गया। अब जो है फ्रांस की राजनीतिक सत्ता कैसी रही, किसके हाथ में आई, क्या हुआ, ये इसमें अपन देखेंगे आगे। आतंक का राज, हेडिंग से लग रहा है अभी भी स्थितियां सही नहीं हुई। देशद्रोह क्या होता है, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना, जो लुई 16वां ने किया ही था, अपने देश के लोगों के साथ विश्वासघात। देखो इसमें और कोई आपके वो आए हो तो देखना। ये क्रियाकलाप हो ही गए थे आपके। यहाँ इम्पोर्टेंट है बेटा, ये सारे प्रश्न है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, बड़ा प्रश्न बनेगा जिसमें आपको ये पढ़कर सारा लिखना है। ये सोकलात है, पतलून पहने हुए, ये देखो, ये नानीन वाले यानी लिबर्टी स्वतंत्रता, ये किसी महिला कलाकार द्वारा रचित चित्र है, जो क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया है कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगाई जाने वाली सेलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित, यानी महिला को जो है इस तरह की स्वतंत्रता दी गई है। वो लाल टोपी है, ये वाली लाल टोपी है ना, स्वतंत्रता की प्रतीक, कि वो जो है अपने विचार व्यक्त कर सकती है। ये तस्वीर स्वतंत्रता की नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये लाल टोपी लेकर। ये क्रियाकलाप देख लेना आप थोड़ा। इस चित्र को ध्यान से देखिए और उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिनमें राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स एक, ये लाल टोपी, टूटी जंजीर किस किस का प्रतीक है आपको पता ही है, ये आप देख लेना, ठीक है। और कोई क्रियाकलाप इसमें नहीं है। ये स्वतंत्रता, लिबर्टी का, ये आतंक का राज्य, क्या आप थोड़ा पढ़ा करो चैप्टर को पहले, है ना, जिससे कि आपके अच्छा समझ में आए। आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है बेटा। प्रश्न बड़े भी हैं, वो भी करना, कि कैसे फ्रांस राजतंत्र से गणतंत्र कैसे बना, फ्रांस के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये सब मैं आपको वीडियो में ही बता रही हूँ, लिख के भी भेज